नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग चालू करते हैं अध्याय 5, जिसका नाम है जनजातियाँ। जनजातियाँ जो ज़्यादा करके जन जंगल में निवास करती हैं। ज़्यादा करके जन माने तो आदमी होता है या लोग होता है, लेकिन ये जातियाँ वो हैं जो जंगल में निवास करती हैं। खानाबदोश वो हैं जो आज एक जगह हैं, कल दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। आज यहाँ 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, फिर दूसरी जगह अड्डा जमा लिया, वो खानाबदोश है। और एक जगह बसे हुए समुदाय जो स्थायी रूप से एक ही जगह रहते हैं, जैसे हम लोग अपने घर बना के रह रहे हैं, तो हम लोग एक ही जगह बसे हुए लोगों में आ जाएंगे। अध्याय 2 और 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठा-पटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादन गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग-अलग किस्म के समाज अलग-अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। जनजातीय नृत्य, संताल चित्र, खर्रा। ये देखिए, एक चित्र दिखाया गया है। ये जनजातियां हैं जो नाच गा रहे हैं। आगे चलते हैं। इस उपमहाद्वीप के बड़े बड़े हिस्सों में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे असमान वर्णों में विभाजित थे। यानी जो जनजातीय समाज है, जो रहते हैं, ये जो जनजातियों के चित्र दिए गए हैं, ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए नियम कानून को नहीं मानते। ना ही इनमें जाति पाति है, भेदभाव है कि तुम ठाकुर, हम ब्राह्मण, वो वैश्य, वो क्षत्रिय, ये सब शूद्र वगैरह का इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग जो थे वो शिकारी, संग्राहक, शिकारी भी जानते हैं आप लोग, संग्राहक यानी जो संग्रह करते थे, या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। और ये जनजातियां ज़्यादा करके जंगल में रहती थी, यानी प्रकृति के बीच में रहती थी, और वहीं के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। खाने पीने में लकड़ी का उपयोग है, शहद का उपयोग है, फलों का उपयोग है, ये सब उपयोग करते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं, यानी 2-4 महीना यहाँ रहे, फिर अगली जगह अड्डा बदल दिया। जैसे बंजारे अभी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे। छोटी छोटी रोड के किनारे आपने देखा होगा, झोपड़ी बना के रहते हैं। कुछ दिन रहे, फिर झोपड़ी उठा के ले गए, दूसरी जगह झोपड़ी बनाई, वहाँ रहने लगे। तो ऐसा आपको देखने को मिल जाता होगा। ट्रेन के किनारे देखिए, कभी आप जाते होंगे, ट्रेन से यात्रा करते होंगे, तो कई जगह ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि झोपड़ी बना के रह रहे हैं। फिर कभी गए, वहाँ पे नहीं है, यानी वो लोग अपना स्थान बदलते रहते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे, इसको समझते हैं पहले। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे।
लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। भाई उस समय के प्राचीन समय में देखे तो जनजाति समुदाय तो रखते ही नहीं थे। जो इतिहास या जो अपने दस्तावेज रखे कि तो वो राजा महाराजाओं ने ही तो रखे हैं, आम जनता ने तो कोई लिखित चीज नहीं रखी, तो जनजातियां कहाँ से रखेंगी। और ये अपनी रीति रिवाज और संस्कृति को वाचिक यानी बोलकर या मौखिक रूप से एक दूसरे के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताते जाते थे। जो उनके खानदान में रीति परंपरा रिवाज चल रहे हैं वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो उनका पालन करते थे। इसके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो उनका पालन करेंगे। तो इस तरह से अपने रीति रिवाजों को संरक्षण देते थे, जिंदा रखते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचा रहे थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो वाचिक को ही इस्तेमाल कर ही पाएंगे। वाचिक यानी उनके पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो जो वो बता रहे हैं कि हमारे दादा के समय ऐसा होता था, उनके पहले ऐसा होता था, वही वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई पुस्तक में इतिहास तो लिखा नहीं है। तो वाचिक का ही सहारा लेना पड़ेगा इतिहासकारों को। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियां या बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, यानी कुछ जो शक्तिशाली जनजातियां थीं उनका बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसब बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र में थे और इनको मनसबदार बना दिया, तो जो कोई वहाँ से आक्रमण वगैरह कर रहा है तो उनसे लड़ते रहते थे और टैक्स भी दे देते थे। तो बादशाह को अतिरिक्त सेना का व्यय और उधर का सब से मुक्ति मिल गई थी। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लहांग और अरघुन लंगाह लंगाह और अरधुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर है। कहाँ पर? मुल्तान और सिंध में, यानी दो जगहें हैं, एक मुल्तान और सिंध, जो आपके ऐसे पड़ेंगे। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पड़ेंगे मुल्तान और सिंध, इस क्षेत्र में पड़ेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर जो है लंगाह और अरघुन लोग का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, ये देखिए दे रहा है जो मैंने बताया वही है। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा बना है। ये इस समय पे तो भारत ऐसे करके कुछ है, और ये है पाकिस्तान का क्षेत्र मान लो। तो ये देखिए लंगाह पड़ रहा है यहाँ, ये देखो जनजाति पड़ रही है। और ये जंजुआ खोखर बलूची शमास अर्धुन, ये दोनों जनजातियां वहीं इस समय पड़ रही हैं पाकिस्तान में। ये है अर्धुन, ये है लंगाई, जिनके नाम दिया गया है। एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग भी नागालैंड पूर्वी भाग में पड़ता है, तो वहाँ नागा अहोम और दूसरी जनजातियां थी। ये देखिए ये हमारा नक्शा बना है, तो पूरब इस तरफ पड़ता है, तो ये देखिए पूरब तरफ क्या कह रहा है? नागा। तो ये लिखा है नागा जनजाति। यहाँ पे देखिए खासी जनजाति है, और यहाँ पे देखिए मुंडा है, यहाँ पे देखिए अहोम है। तो ये सारी जनजातियाँ पूर्वी तरफ थी। आगे चलते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। और आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत में थे चेर, चोल, पांड्य, वो राजवंश थे। और ये जो चेर लिखा है ये जनजाति है, ये अकबर के समय थी। और वो जो चेर चोल पांड्य थे वो
सातवीं शताब्दी के आसपास थे और भी पहले रहे हैं। संगम काल में आप उनको पढ़ेंगे। उन्हें लूटकर उन्हें परास्त कर रहा है राजा मानसिंह, और उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इन जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। अच्छा, ये कोली लोग महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। कुछ और दक्षिण में गोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। यानी 16वीं शताब्दी के आते आते ये लोग क्या हुए थे, जमींदार बन गए और खेतिहर बन गए, अर्थात खेती करने लगे और जमींदार बन गए। जमींदार अर्थात बड़े बड़े भूमि के मालिक बन गए, बड़े बड़े भूमि क्षेत्र के, यानी फिर स्थायी रहने लगे, तभी तो बन पाए, क्योंकि खेती करने के लिए स्थायी रहना बहुत जरूरी है। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। और देखिए, रात में भील लोग हिरन का शिकार करते हुए, ये देखिए एक चित्र दिखाया गया है और इनको बताया जा रहा है कि ये लोग भील जनजाति के हैं और ये रात में जा रहे हैं हिरनों का शिकार करने। तो ये देखिए धनुष बाण लेके मार रहा है, ये भी लिए, और इसने एक मरा हुआ हिरन टांग रखा है। आगे चलते हैं। ये हो गई खाना बदोश जनजाति दिखा रहे हैं। तो ये खाना बदोश जनजाति क्या है, अनाज इकट्ठा कर रही है या ये सब व्यापार करते थे। यहाँ से माल लिया, दूसरी जगह गए, वहाँ बेच दिया, वहाँ से और कुछ खरीदा, तीसरी जगह गए, वहाँ बेच दिया। तो ये इस चीज़ का चित्र दर्शाया गया है। ये देखिए इसमें दिया भी है। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से, जो यानी गांव में जो लोग स्थायी घर बना के रहते थे, उनसे क्या ले रहे थे, अनाज ले रहे थे, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का भी काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते रहते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। यानी जो खाना बदोश जो बंजारे थे, उनका कारवां क्या कहला रहा था, टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई करने के लिए करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बाजार व्यवस्था का बहुत प्रसिद्ध थी। उस समय की बाजार व्यवस्था, उसके बाजार व्यवस्था में कोई भी माल जो बिकता था उसकी कीमत सरकार तय करती थी, यानी अलाउद्दीन तय करता था, और उससे ज़्यादा महंगा कोई बेच नहीं सकता था। यदि बेचता था या तराजू में कोई हेरा फेरी करते थे तो उसका शरीर, मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था। इतना कड़क शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। जितनी बड़ी सेना होगी उतना ही अनाज लगेगा, ये तो बात सही है। बंजारे 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी या मुंडी, इसका सही नाम पीटर मुंडी है, तो पीटर मुंडी ने बंजारों को वर्णन किया है और क्या कह रहा है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे, क्योंकि बंजारे लोग स्थायी घर बना के नहीं चलते। जब उनका जीवन ही घूमते घूमते व्यतीत होना है
तो अपने बीवी बच्चे तो लिवा के चलेंगे ही। आगे चलते हैं। एक तांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो जो किसी अन्य जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। जैसे गांव से क्या लाए, गांव में अनाज पैदा होता है तो गांव से अनाज ले गए, शहर में बेच दिया। शहर के लोगों के पास अनाज तो है नहीं, और शहर में निर्मित वस्तुएं जैसे मान लो कपड़ा हो गया, खड़िया यानी छुही हो गई, और इस तरह की नमक हो गया, तो ये चीज़ें शहर से ले गए तो गांव के लोगों को बेच दिया। तो इस तरह से यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, तो इस तरह से एक दूसरे की पूर्ति का काम ये लोग करते थे। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, यानी कोई ये नहीं कहने वाला कि मेरे खेत में कैसे तुम्हारे बैल चल रहे हैं, कैसे घुस आए। तो वहाँ पर वो लोग रुक जाया करते थे और अपने जानवरों को चरने को छोड़ दिया, अपना अड्डा जमा लिया और खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं। सुबेरा हुआ, फिर आगे बढ़ दिए सामान वामान लाद के। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, शरकंडे की चीजें, फूस, घास फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते। भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाले, वो क्या करते थे, घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तक, नाचने वाले, गायक, गाने वाले और अन्य तमाशाबीन भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। उस समय टीवी थी नहीं, मोबाइल था नहीं। उस समय मनोरंजन का साधन क्या था, यही था, नाचना गाना, और प्रत्यक्ष ही गाना पड़ेगा क्योंकि कोई फिल्म उतार के तो यूट्यूब में डाल नहीं देंगे कि लोग देख लें। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों में जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। सुनार जो सोने का काम कर रहा है, लोहार जो लोहे को पीट के औजार बना रहा है, अस्त्र बना रहा है, और हल भी बना रहा है, हंसिया भी बना रहा है, तलवार, ये सब लोहा। बढ़ई जो लकड़ी का काम कर रहा है, दरवाजे खिड़की वगैरह जो लकड़ी के देखते हैं वो। राजमिस्त्री जो घर बनाता है। आगे चलते हैं। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु, तमिलनाडु भारत के सबसे नीचे पड़ता है। वहाँ के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। और वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग, रथकार यानी जो रथ बना रहे हैं उन्हें, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के काम काज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथ और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना यानी मंदिर के केवल द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, बलि यानी बलि नहीं दी जाती देवी जी में या देवताओं में, उसके लिए मंडप बनाना, और मंदिर में मंडप बनते थे, और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। राजा रानियों के लिए जो सोने चांदी के जेवर पहनते थे वो सब। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, जो विदेशी थे, चंदेल तो भारत की थी, जो आप देखते हैं खजुराहो के मंदिर, तो वहाँ चंदेल, और चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे।
इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेष रूप से कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया है। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। यानी ये जो हम देख रहे हैं इधर का, ये उत्तर और ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम से यहीं से आक्रमण हुए हैं मुसलमानों के। तो यहाँ पे जो जनजातियां निवास करती थी, तो मुसलमानों ने इन्हीं पे आक्रमण किया और इन्हीं को निशाना बनाया और इन्हीं को मजबूर भी किया कि ये इस्लाम ग्रहण कर ले। इसीलिए कह रहा है कि बहुत पहले ही उनको जो है मुसलमान बन गए। ये वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इस इलाके में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। कैसे? नजदीक से एक नगर गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। यानी गोंडवाना क्या है? एक वन प्रदेश है जहाँ रहते थे गोंड लोग, और गोंडवाना नामक स्थान पर रह रहे थे, इसीलिए इनका नाम गोंड पड़ गया। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। कैसे? जैसे इस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, यहाँ अनाज बोया, काटा पीटा, अब हो गया काम, अब ये कुछ दिन बाद बंजर हो गई या कुछ भी मान लो, तो फिर आगे बढ़ गए ऐसे ऐसे और कुछ किलोमीटर जाके यहाँ पे अपना कृषि करने लगे। जब ये उपयोग के लायक न बची तो और आगे बढ़ गए। तो ये हो गई स्थानांतरित कृषि। तो जगह बदलकर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड राजों पर हावी हो जाने लगे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में लिखित है कि गढ़ कटंगा, गढ़ या गोंडवाना के गोंड राज में 70,000 गांव थे। गढ़ कटंगा को ही गोंडवाना कहते हैं। इसका नाम भी देखिए, गा से गढ़, गा से गोंडवाना। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत रही होगी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। यानी इन राज्यों की बात कर रहे हैं जो गोंड राज था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ये देखिए गोंडवाना के चित्र दिए है। ये देखिए बरई, बाइरोगढ़, चाउरागढ़, मांडला, कोलंगा, गोरहा और वनडोलगढ़। यानी इतने में देखिए ये जो गोंड है, ये इस तरह से अपना अलग अलग क्षेत्र में बसाए हैं और प्रत्येक 84 गांव में विभाजित था। यही तो बताया है उसने पहले। तो क्या कह रहा है? बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। यानी देखा जाए तो जो जनजाति वाले लोग हैं उनमें समानता की भावना है। वो जाति पाति ऊंच नीच नहीं मानते, वो सब बराबर हैं। लेकिन जैसे ही हम सभ्य समाज बन जाते हैं तो वहाँ जाति पाति की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। आज भी देख लीजिए हमारे समाज में क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, सब जाति पाति की भावनाएं हैं, इसीलिए तो ये सब इसमें बटे हुए हैं। जबकि जो जनजाति क्षेत्र या बंजारे लोग आज आप भी देख रहे हैं, उनमें अभी भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा भेदभाव नहीं मिलता। क्षेत्रीय बात जरूर हो सकता है कि हम यहाँ के, हम वहाँ के निवासी हैं, लेकिन जातिगत जो हम लोग जैसा है, उच्च नीच और जाति के मजबूत जड़ें जो जमी हैं हमारे समाज में, वैसी वहाँ नहीं है।
गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र नामक वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। किसके? दुर्गावती के। आसिफ खान 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया, यानी 1565 में गढ़कटंगा पर आक्रमण किया गया और यह शासनकाल था अकबर का। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, यानी माँ मरी तो इसके बाद पुत्र ने लड़ा और वो भी बाद में मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज था, यानी धन से संपन्न था। इसमें हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। यानी जो गढ़कटंगा यानी गोंड जनजाति थी, इनके लोग हाथियों को, जंगल में तो रहते थे तो हाथियों को पकड़ते थे और इसके बाद उनको बढ़िया थोड़ी बहुत प्रशिक्षण दे देते थे और फिर उनका निर्यात करते थे और हाथी का रेट उन्हें बढ़िया मिल जाता था। इससे उनके पास धन काफ़ी इकट्ठा हो गया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम जनजाति देखते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार, यानी वर्तमान में जो म्यांमार पड़ रहा है, म्यांमार कहाँ पड़ेगा? ये म्यांमार पड़ेगा, ये इधर पे म्यांमार पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है म्यांमार है। तो वर्तमान म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूया माने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनैतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोचहाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, यानी एक चुटिया राज्य और एक कोचहाजो राज्य, दो राज्यों को इन्होंने मिला लिया। किसने? अहोमों ने। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। यानी ये जो अहोम जनजाति थी, देखो ये बारूद का निर्माण भी कर रही है और तोपों का निर्माण भी करने लगी। इतनी सक्षम जनजाति थी ये उस समय की। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। यानी मुगलों ने मीर जुमला के नेतृत्व में हराया तो 1662 में, और ये शासन किसका था 1662 में? ये शासन था औरंगजेब का। तो हराया तो, लेकिन ज़्यादा दिन तक नियंत्रण नहीं कर पाए, लेकिन उनको कमज़ोर तो कर ही दिया ना। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पाइक यानी जो फ्री में काम करे, कि राज्य पहुंच जाओ और जाके राजा की सेवा करो, वो जो भी काम कराए। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। यानी जनगणना करा ली इन लोगों ने और ये देखा कि आबादी जहाँ कम है वहाँ पर उस आबादी के लोगों को भेज दिया जहाँ आबादी ज़्यादा थी। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे।
यानी जब तक वो लोग वयस्क यानी जवान रहेंगे तो क्या करेंगे, सेना में अपनी सेवाएं देना होगा, युद्ध लड़ना होगा। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। और बांध बनाना है, नहर बनाना है, तो इन कामों को जो कराया जाता था, इसी में जो है फ्री का काम लिया जाता था, जिसको इन लोगों ने क्या कहा है, जिसको इन लोगों ने कहा है पाइक, यानी कि जब फ्री का काम ले तब पाइक। और क्या है, अहोम लोग चावल की खेती नए तरीके भी अमल लाए, यानी अहोम चावल की खेती के नए तरीकों का अमल, यानी चावल को नए तरीके से उन्होंने उपजाना चालू किया ताकि उपज अधिक से अधिक हो। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा गया है, यानी कुल कुल को खेल कहा गया है। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में यानी कुल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने गांव समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, यानी गांव समुदाय जो था वो किसान को जमीन देता था। समुदाय की सहमत के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में दी जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था, यानी नाटक जो दिखाते थे उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे, यानी जो सामान्य लोग हैं जैसे हम लोग हैं, और वो जो बंजारे वाले हैं या वनवासी वाले हैं वो क्या है, लगातार एक दूसरे के संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। यानी बहुत सी जनजातियां ऐसी थी जो जाति आधारित समाज में आ गई, जैसे हम लोग हैं, और कई ऐसी थी जो आज भी इस चीज़ को नहीं मान रही। आज भी आप देखते हैं ना कि तमाम मिल जाते हैं बंजारे, या यहाँ वहाँ टेंट तंबू लगाए और कुछ दिन रहे फिर चले गए, तो वो कहाँ स्वीकार रहे हैं, तभी तो वैसे ही घूम रहे हैं। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, और कुछ जनजातियां थीं जो मजबूत हो गईं, तो उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था यानी राज्य का निर्माण किया और उसके हिसाब से शासन करने लगे और निवास करने लगे। इस तरह वे राजनैतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। और जब वो राज्य बन गए तो उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा। संघर्ष क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो राज्य बन गए हैं, तो कोई राजा जब उनके ऊपर आक्रमण करेगा उनके राज्य को हथियाने के लिए, तो उन्हें संघर्ष तो करना पड़ेगा यदि उन्हें अपनी जान बचानी है, अपना राज्य बचाना है, अपना अस्तित्व बचाना है। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ है, और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उस लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन लोगों के लिए ये वीडियो लाभप्रद हो सकती है। ओके, थैंक यू।